हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ हड़प्पा सभ्यता का एक और पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में और उसके कुछ मूलभूत तत्वों के बारे में बताया था, जो आपकी कुछ बेसिक जानकारी थी, जिसमें हमने आपको दर्शाया था कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद हमने ये बताया कि आपका मोहनजोदड़ो के बारे में भी कुछ चर्चा की, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज आपको उनके सामाजिक जीवन शैली के बारे में बताएंगे, आज उस समय के शवाधान के तरीकों के बारे में बताएंगे, आज वहां के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे जो आपके एग्जाम और जरूरी है आपको जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां की सामाजिक जीवन प्रणाली कैसी थी। तो अगर मैं सामाजिक जीवन प्रणाली की बात करूं, देखिए आपको जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था, जो हमने प्राचीन इतिहास की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पाषाण काल के बारे में बताया था। तो पाषाण काल के बारे में हमने ये बताया था आपको कि उस समय लोग इतने रिसोर्सेज थे, बट लोग उन चीजों से अवगत नहीं थे, उन चीजों के बारे में उन्हें जानकारियां प्राप्त नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया, मानवीय विकास के साथ साथ लोगों की सोच में थोड़ा परिवर्तन आया, बदलाव आया और लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, जैसे शुरुआती समय में लोग क्या थे, मांसाहारी हुआ करते थे और लोगों को इतना ज्ञान नहीं था किसी भी आपके तत्व का, कृषि वगैरह के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। वो तो आपके क्या नाम है, नवपाषाण काल के शासन काल के समय आपके कृषि के बारे में जानकारी मिली। तो आपके अगर मैं चर्चा करूं कि आपके सामाजिक जीवन कैसा था, तो वहां पर सबसे पहले दो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा, उन्हें भी आप नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करें, तो वहां का जो समाज था वो मैत्रिक सत्तात्मक था। मैत्रिक सत्तात्मक समाज उस समाज को कहते हैं जिसमें आपके माता के नाम से आपके कार्यभार चलता है। एक तरीके से परिवार प्रणाली माता के नाम के आगे चलनी प्रारंभ होती है। जैसे एक मध्य प्रधान वंश होता है, एक पितृ प्रधान वंश होता है, मैत्रिक सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक जहां पर पिता के नाम से आपके समाज में जाना जाए या सामाजिक प्रणालियां चले, और मैत्रिक सत्तात्मक जहां पर माता के नाम से आपके वंश या फिर आपकी सामाजिक प्रणाली चले। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हम कहें हड़प्पा सभ्यता में जो आपकी समाज का जो स्वरूप था, याद रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आपने देखा भी होगा कि वहां पर सामाजिक प्रणाली कैसी थी। तो मैत्रिक सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मैत्रिक सत्तात्मक प्लस पितृ सत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे मैत्रिक सत्तात्मक वहां की उस समय की प्रणाली थी, सामाजिक प्रणाली। वहां पर समाज में दोस्तों लोगों चार वर्गों में बांटा गया था। देखिए चार वर्ण तो हमने सुने हैं, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होते हैं, लेकिन ये चर्चा थी वैदिक काल की। तो वैदिक काल से तो हम पहले के समय की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पर जो आपके वर्ण व्यवस्था थी उन्हें चार भागों में बांटा गया। वर्ण व्यवस्था ना बोलकर वर्ग व्यवस्था बोल दी गई, जिसमें आपके विद्वान वर्ग होते थे, योद्धा वर्ग होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे और श्रमिक वर्ग होते थे। लाइक ये उसी कैटेगरी को हम दर्शा सकते हैं। जैसे आपके विद्वान वर्गों में आज हम ब्राह्मणों को देखते हैं, ब्राह्मण वर्ग को देखते हैं, योद्धा वर्ग में हम क्षत्रिय को देखते हैं, व्यापारी वर्ग में हम वैश्य को देखते हैं और श्रमिक वर्ग में हम शूद्र को देखते हैं। तीनों वर्गों की सेवा करते हैं। तो ये जो श्रमिक थे ये क्या थे, ये आपके कार्यभार किया करते थे, और विद्वान वर्ग आपके वहां पर एक तरीके से सामाजिक प्रणाली आचरण को चलाने में सहायता प्रदान करते थे। वहां के लोगों को अगर मैं जीवन भोजन की बात करूं, तो दोस्तों वहां पर शाकाहारी भी लोग थे और मांसाहारी भी थे। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि किस तरीके से आप लोगों के जो नवपाषाण काल था उसमें कृषि से अवगत हो चुके थे। उससे पहले लोग जो थे वो मांसाहारी हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल की अगर मैं चर्चा करूं, तो जैसे ही आपका हम सिंधु घाटी सभ्यता में एंटर होते हैं या उस समय काल के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहां पर सामाजिक जीवन चलाने के लिए जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था, याद रखेंगे, मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। कृषि को वहां पर एक मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। पशुपालन किया जाता था। लोग क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे ताकि अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर जब कृषि के बारे में नवपाषाण काल में हमें कृषि के बारे में जानकारी मिल गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता आते आते या हड़प्पा सभ्यता आते आते लोग कृषि से ज्यादा
आपके क्या हो गए, कृषि के बारे में और जानकारी प्राप्त हो गई, जिसके कारण ये लोगों का एक मुख्य व्यवसाय बन गया और लोग मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी प्राप्त करने लग गए। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर सामाजिक जीवन मैत्रिक सत्तात्मक 4 वर्गों में बांटा गया, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। और जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे दोस्तों, तो आपके कृषि किया करते थे, जो उनका एक मुख्य व्यवसाय था। एक और मुख्य व्यवसाय था जिसमें आप कह सकते हो, वो क्या था आपका पशुपालन। ठीक है, हालांकि वो व्यापार दूर दराज के इलाकों से भी किया करते थे। व्यापारिक दृष्टिकोण जब हम समझाएंगे वो आपको तब बताएंगे। आई होप सो आपको सामाजिक जीवन में समझ आया होगा। अगर कोई ऐसा पहलू आपको लगता है जो सामाजिक जीवन में हमने मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसे। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। अब इसके आगे आपके शवाधान के तरीकों की बात करते हैं कि मृतकों के साथ किस तरीके की प्रक्रियाएं वहां पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों मृतकों के साथ 3 तरीके की प्रक्रियाएं वो किया करते थे। ठीक है, अगर हम चर्चा करें मृतकों की, तो जैसे आज हम देखते हैं जनरली 2 प्रक्रियाएं देखते हैं, या तो मृतकों के साथ किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता है या उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। इस तरीके की हम प्रक्रियाएं आज देखते हैं। परंतु उस समय जो 3 प्रक्रियाएं थी, तीनों प्रक्रियाओं को बड़े ध्यान से बारीकी से समझिएगा। एक होता था पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान कौन सी प्रक्रिया होती थी? पूर्ण शवाधान वो प्रक्रिया होती थी जिसमें मृतकों को कब्रों में दफना दिया जाता था और उनसे जुड़ा हुआ जितना भी सामान था वो भी उनके साथ कब्रों में दफना दिया जाता था। तो ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को हमने बोला पूर्ण समाधान, जिसमें मृतकों के साथ साथ उनके जुड़े हुए जो भी आपके सामान थे उनको भी गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था। आंशिक प्रावधान। दोस्तों आंशिक प्रावधान में क्या होता था, देखो मृतकों के साथ पहली प्रक्रिया में आपने देखा उन्हें दफना दिया गया। दूसरी प्रक्रिया में मृतकों के साथ इस तरीके की प्रक्रिया होती थी कि बॉडी को, शरीर को आपके जंगलों में फेंक दिया जाता था। जंगलों में वहां पर पशु पक्षी जानवर वगैरह उनके मांस को नोच के खा लेते थे और बाकी जो बची हड्डियां या कंकाल हम बोल सकते हैं, उस कंकाल या हड्डियों को आपके क्या करते थे, उन्हें दफना देते थे। लाइक एक में आप पूरी बॉडी को दफना रहे हो और एक में केवल उनकी हड्डियों को दफना रहे हो। ये थोड़ा सा बस थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आप हड्डियों को दफना रहे हो उन्हें आंशिक शवाधान बोला गया और जिसमें आप मृतकों को पूरा दफना रहे हो उसे आप पूर्ण समाधान शवाधान। एक है दाह संस्कार, जो आप जनरली देखते हैं, अगर आप हिंदू वर्ग में आते हैं तो उसमें हम दाह संस्कार की प्रक्रिया को देखते हैं, जिसमें बॉडी को जला दिया जाता है और जो बाकी की हड्डियां बचती हैं उन्हें आप गंगा या किसी भी नदी में, गंगा नदी में बहा देते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया। तो ये आपके शवाधान के तरीके थे, कुछ उस समय जैसे हुआ करते रहे होंगे। और सामाजिक प्रणाली हमने आपको बताई। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पर आपको सभी को पता भी है कि हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजन प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है। एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है जो काफी विकासशील सभ्यता थी। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, अगर भारत में किसी भी सभ्यता के अगर हम बारे में चर्चा करें और सबसे भारत की विकासशील सभ्यता की बात करें तो वो आपकी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही चर्चा होती है, क्योंकि वो एक विकासशील सभ्यता है। उसे एक नगर नियोजन की व्यवस्था भी कही गई। तो दोस्तों नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, ये वर्ड जो मैंने लिखा है आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। नगर नियोजन की व्यवस्था कैसी थी, तो नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपकी व्यवस्थाएं थी, लाइक वहां के जो घर बनाए गए थे वो पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है, इन चीजों को आप नोट डाउन करती जाइएगा जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी टॉपिक आप लोग देखते हैं और आपको जानकारी भी मिलेगी कि किस तरीके से हड़प्पा के लोग वहां रहा करते होंगे, किस तरीके की नगर नियोजन प्रणाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पर जो घर बनाए गए थे वो एक या एक से अधिक मंजिल के मिले हैं और जो भी घर है वो सभी के सभी पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ये व्यवस्था थी वहां पर, इसीलिए उसे विकासशील सभ्यता का रूप दिया गया। इसके अलावा वहां पर दोस्तों सड़कें जो थी वो काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। मैक्सिमम आप ये देख लीजिए 10-10 मीटर सेंटीमीटर 10 मीटर की आपकी चौड़ी चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं जो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और आप चर्चा कर सकते हैं कि वहां पर लोगों ने अपने घर के बाहर कुओं का प्रावधान कर रखा था। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। कुओं का प्रावधान इसलिए ताकि जो राहगीरी हो वो उन पानी का यूज कर सके, और निकास की व्यवस्था इतनी अच्छी मानी गई है वहां पर कि आप अंदाजा लगाइए कि जल निकास के लिए आपके एक अलग से रास्ते बना रखे थे। इस तरीके की व्यवस्था थी कि आपके जो नालियां थी वहां पे, उन नालियों को ढककर भी रखा जाता था। नालियों को ढककर रखने के पीछे एक रीजन रहा होगा कि नालियों को ढककर इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें कूड़ा करकट ना गिर सके, गंदगी जमा ना हो सके
और अगर गंदगी जमा हो भी रही है तो उस नाली को हटाकर आपके प्रॉपर रूप से सफाई की जा सके, ठीक है। और जिन घरों के बाहर नालियां नहीं हुआ करती थी वहां एक खोदी या गड्ढे तरीके से खोद दिए जाते थे और उनका जुड़ाव आपके नालियों से किया जाता था। और कुछ इस तरीके की जल निकास प्रणाली थी कि नालियों का पानी आपके नालों में जाता था और नालों से बाहर शहर में आपके तालाबों में जाकर वो गिरता था। तो एक सुंदर, आप एक नियोजित नगरीय व्यवस्था बोल सकते हो जो काफी समय पहले आपने देख ली। और वहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें काफी चौड़ी बनाई गई थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और आप ये भी कह सकते हो, अगर नगर नियोजन की मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो वहां पर आपके आप एक चीज और देखेंगे कि वहां पर जो बस्तियां थी, जो शहर बसाए गए थे, शहरों को वहां पर दो कैटेगरी में बांटा गया था। अगर आप शहरों व्यवस्था की बात करेंगे, वहां पर शहरी व्यवस्था की बात करेंगे तो शहरी व्यवस्था को आप दो भागों में बढ़ते हुए देखेंगे। एक निचला क्षेत्र देखते हैं आप, और एक आप दुर्ग क्षेत्र देखते हैं। दुर्ग क्षेत्र को और निचला क्षेत्र एक तरीके से वहां पर इस तरीके की शहरी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो दुर्ग क्षेत्र हुआ था वो ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। ऊंचे स्थान पर बनाने के पीछे ये रीजन था कि आपके उन स्थानों पर आपके विद्वान वर्ग और योद्धा वर्ग रहते होंगे। ये माना जाता रहा होगा कि जो आपके दुर्ग क्षेत्र हुआ करते थे उन्हें ऊंचे स्थान पर बनाया गया और फिर आपके निम्न क्षेत्रों का आपका व्यवस्था की गई। और जो निचला क्षेत्र होता था, निचले क्षेत्र में आपके श्रमिक या व्यापारिक वर्ग रहा करते होंगे, ये माना गया है, ठीक है। तो आपके शहरों की इस तरीके से बनावट की गई थी। निचला क्षेत्र पहले बनाया गया होगा, फिर आपके दुर्ग क्षेत्र का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि निचले क्षेत्र का प्रावधान इसलिए भी किया गया था ताकि अगर कोई आक्रमणकारी या युद्ध की व्यवस्था उत्पन्न होती है या कोई हमले की व्यवस्था होती है तो ऊपरी जो दुर्ग क्षेत्र है वो अपनी प्रिपरेशन कर सके और अपने बचाव के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिक धनी वर्ग रहते थे और उस क्षेत्र में आपके अधिक योद्धा या आप कह सकते हो आपके विद्वान वर्ग रहा करते थे, ठीक है। तो आपकी जो शहरी व्यवस्था थी उसमें भी आपके क्या करा गया, दो क्षेत्रों में शहरों को बांटा गया, निचला और दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि वहां की शहरी व्यवस्था कैसी थी, या जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र था उसे क्या कहते थे, या ऊपरी क्षेत्र जो था उसे क्या कहते थे, या उन क्षेत्रों में किस तरीके के लोग रहते थे, तो आप बता सकते हैं जरूर, ठीक है दोस्तों। आगे हम इनके बारे में कुछ और तत्वों के बारे में देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि वहां पे और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया होगा सामाजिक जीवन, मुख्य व्यवसाय, शवाधान के तरीके और नगर नियोजन, ठीक है। तो नोट डाउन करिएगा आप लोग साथ साथ, ताकि आपके आने वाले पॉइंट्स भी क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जानते हैं जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग थोड़ा और जान पाएंगे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में, कि सिंधु घाटी सभ्यता को आपके हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसे एक और नाम से, दो और नामों से जाना जाता है, एक है सैंडव सभ्यता, एक है कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको शुरुआत में बता दिया था कांस्य युग के बारे में, तो कि आपके जो सबसे प्राचीन काल के इतिहास से जब शुरुआत करते हैं तो उसमें हम स्टोन पीरियड की बात करते हैं, तो वो आपका क्या नाम है, पाषाण काल आ जाता है। देन उसके बाद अगर कांस्य युग की बात करें तो वो सिंधु घाटी सभ्यता आता है, और अगर लोह युग की बात करें तो वो आपका वैदिक काल आ जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इसे आप सैंडव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसी युग में कांस्य की आपकी खोज की गई थी। इस युग में याद रखेंगे जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए मैंने एक पॉइंट और डाला यहाँ पर कि लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, केवल कांस्य से परिचित थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंडव सभ्यता क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि जो यूनान के लोग थे, आपके पहले मैं बता दूं, चर्चा करूं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि एक महत्वपूर्ण मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। तो जो यहाँ पर कृषि की जाती थी, सबसे अधिक पैदावार के रूप में आपके कपास का निर्माण होता था, कपास का उत्पादन होता था। और जो यूनान के लोग थे, कपास को आपके सिंडोन के नाम से जानते थे। देखिए कपास जो थी उसे सिंडोन का नाम दिया, और जिसका अर्थ होता है सैंडव। सिंडोन मतलब
कपास हमारे यहाँ पर बोली जाती है, यूनान में आपके सिंडोन के नाम से जाना जाता है इसे। और सिंडोन जो अर्थ यूज किया गया है वो उनके लिए किया गया है जो कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है। जैसे हमने कहा सिंडोन और उसे कहा गया सैंडव, ठीक है। तो सैंडव सभ्यता का जो निर्माण या जो नाम पड़ा है वो यूनानियों की वजह से पड़ा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंडव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए लिपियां मिली थी, चित्रलिपियां, क्योंकि वहां पर जो भी आपके जानकारी प्राप्त हुई है लिपियों के द्वारा ही मिली है, क्योंकि इतने लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए वहां से। अगर हम कहें कि इतिहास की जानकारी तो लिखित दस्तावेज से भी मिलती है, चित्रात्मक रूप से भी मिलती है। तो वहां पर जो आपकी लिपियां मिली हैं वो भाव चित्रात्मक थी, जो उस समय की भावनाएं, उस समय के जीवन काल, उस समय की आपकी परिस्थितियों के बारे में आकलन करवाती है, ठीक है। जो जो लिपियां थी वो आपके दाएं से बाएं में लिखी गई थी, उनमें लगभग याद रखेंगे 375 से 400 चित्रों की एक तरीके से आकृति देखी गई है, ठीक है, जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ, जब मैंने इतिहास की शुरुआत की, जब मैं कह रहा था आपके साथ एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कुछ इतिहास तो ऐसे हैं जिनमें हमें लिखित दस्तावेज नहीं मिलते, जैसे आपके पाषाण काल, वहां कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। कुछ इतिहास ऐसे थे जिसमें आपको लिखित दस्तावेज तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। उन्हीं में एक सभ्यता आती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। इनके दस्तावेज तो मिले हैं लिखित, लेकिन आज तक इन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली थी उन्हें पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है आज भी, परंतु आज तक उन्हें पढ़ा नहीं गया। मैंने आपको कपास के बारे में बताया, कपास की अधिक खेती होती थी, जिसमें आपके यूनान के लोग सिंडोन कहते थे, और सिंडोन का अर्थ क्या है, सैंडव, कपास का उत्पादन करने वाले, इसीलिए सैंडव सभ्यता, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों वहां पर नापतोल के लिए बाटों का भी यूज हुआ करता था। कुछ बाट छोटे आकार के होते थे, कुछ बाट काफी भारी होते थे, उन्हें आपके उठाने के लिए रस्सी वगैरह का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि सिंधु, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता आप कह सकते हैं जो काफी सुनियोजित थी, मतलब इतनी विकासशील थी, उसका अंदाजा आप इससे लगाइए जो आज हम देखते हैं प्रक्रिया। आज तो खैर आप टेक्नोलॉजी वगैरह, साइंस वगैरह में बहुत ज्यादा आगे बढ़े होंगे, लेकिन हम ये कब की बात कर रहे हैं, 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जिस समय लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय भी एक ऐसी सभ्यता का निर्माण हो गया जो सभ्यता काफी विकासशील थी। और ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली उस सभ्यता में कि उस समय के जो जब खुदाई की गई तो उस समय के लोगों ने जाना कि यार ऐसी सभ्यता में लोगों को इतनी जानकारी होना असंभव माना जाता था, परंतु ये सत्य था कि लोग उस समय काफी आपकी जानकारी प्राप्त कर चुके थे और उनको काफी नॉलेज भी थी उस समय, ठीक है। तो वहां पर जो थे वो नापतोल के लिए आपके बाटों का यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां के लोग जो थे वो लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे और मिट्टी की बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। याद रखिए, मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग की एक परत चढ़ा दिया करते थे, लाल रंग का प्रयोग किया करते थे ताकि उनमें शाइनिंग रह सके, ठीक है। इसके अलावा वहां पर आपके जो मैंने अभी आपको बताया कि चित्रलिपि थी, चित्रलिपि में काफी जानवरों की तस्वीर प्राप्त हुई, वहां पे बहुत सारे जानवर देखे गए, परंतु किस जानवर की तस्वीर प्राप्त नहीं हुई, तो शेर का कोई भी चित्र, कोई भी प्रमाण उस समय नहीं, मतलब जो उनकी चित्रलिपि थी जिसमें हमने देखा कई जानवर थे, उसमें शेर की कोई तस्वीर, शेर का कोई चित्र ही नहीं नजर आया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि मोहरों के लिए सेल घड़ी नामक पत्थर का यूज या सेल घड़ी का यूज किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आपको बताया मैंने कि किस तरीके से वहां का सामाजिक जीवन था, नगर नियोजन था, शवाधान के तरीके और कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को लिया। अभी इसमें हमारा एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम जानकारी लेंगे वहां के और अन्य क्षेत्रों के बारे में, कालीबंगा के बारे में, धोलावीरा के बारे में, जो वहां के और क्षेत्र थे, ठीक है, चंद्रो के बारे में, रोपण के बारे में। अभी तक आपने केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में जानकारी ली है, अभी और भी क्षेत्र बसते हैं, उनसे भी कई बार टॉपिक निकल कर आ जाते हैं। उनकी खोज किसने करी, किस समय हुई, किस वर्ष हुई, वहां के महत्वपूर्ण तत्व क्या थे, उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज का ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको लगता है कि हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना था, या ऐसा कोई पॉइंट है जो डिस्कस नहीं हुआ है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा ताकि हम लोग उन टॉपिकों को भी कवर कर सकें, ठीक है दोस्तों।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।